सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th के अंतर्गत जो इतिहास विषय है, इस विषय के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम उन्हीं पर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ में ही वीडियो को शेयर करें आपके साथियों के साथ में, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है 71। तो हमने 70 तक जो क्वेश्चन है हमने पिछले 3 वीडियो में कंप्लीट की, 3-4 वीडियो में मैंने कंप्लीट किए हैं। तो प्रश्न है कि गोद निषेध नीति के तहत किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताए जिन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। तो उत्तर है संबलपुर, झांसी, नागपुर, जैतपुर आदि को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। अगला प्रश्न है किस संधि द्वारा प्रथम मराठा आंग्ल संघर्ष की समाप्ति हुई। तो उत्तर है 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि से प्रथम मराठा आंग्ल संघर्ष की समाप्ति हुई। प्रश्न संख्या 73 है सहायक संधि स्वीकार करने वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए कि सहायक संधि किसने स्वीकार किया। तो उत्तर है सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य है हैदराबाद, जिन्होंने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की, मैसूर 1799, अवध ने 1801 और पेशवा ने 1802 में स्वीकार की। अगला प्रश्न है 74। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली के विरुद्ध बने त्रिगुट में कौन कौन शामिल थे। तो बताइए। तो ये इसका उत्तर है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली के विरुद्ध बने त्रिगुट में अंग्रेज, मराठा और निजाम शामिल थे। देखो, अंग्रेज, मराठा और निजाम, इन तीनों ने मिलकर हैदर अली पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है 76। डलहौजी की हड़प नीति या वैगत नीति पर टिप्पणी लिखी है। तो हड़प नीति को ही वैगत नीति कहा जाता है। डलहौजी की हड़प नीति या वैगत नीति डलहौजी द्वारा भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए युद्ध, कुशासन, शासन, बुरे कुशासन, यानी बुरे कुशासन हो गए यहाँ पर, ठीक है, बुरे शासन, ठीक है, भ्रष्टाचार के दोष के नाम पर तथा गोद निषेध द्वारा देसी रियासतों को अंग्रेजी राज्यों में मिलाने के उपायों को हड़प नीति या वैगत नीति के नाम से जाना जाता है। देखो हुआ क्या, डलहौजी ने एक नीति निकाली जिसको हड़प नीति कहते हैं। उस नीति में इसने क्या किया, अगर कोई राज्य युद्ध में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, अच्छा शासन नहीं चल रहा, उसको कुशासन के आधार पर या बुरे शासन के आधार पर या भ्रष्टाचार के आधार पर, या उनके कोई संतान नहीं है, तो किसी और संतान को गोद लेना चाहता है अपने राज्य को संभालने के लिए, तो उन्होंने निषेध लगा दिया कि कोई अगर किसी राजा का संतान नहीं है तो उनका पूरा राज्य वो उनके पश्चात वो हमारे अंडर में होगा, यानी कि अंग्रेजों के अंडर में होगा। तो इसी तरह से उन्होंने इस तरह से हड़प नीति को अपनाया। प्रश्न संख्या 76। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें बताइए। तो सहायक संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार है। संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने यहाँ सुरक्षा व शांति के लिए एक अंग्रेज सेना रखनी पड़ती थी। देखो, सहायक संधि अंग्रेजों के बीच में, राजाओं के बीच में, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि वो शर्तें क्या थी कि संधि को स्वीकार करने वाले जो भी राज्य थे वो अपने यहाँ सुरक्षा और शांति की दृष्टि से अंग्रेजी सेना को रखेंगे। जिससे अब अंग्रेजी सेनाओं ने क्या किया, राज्यों के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेज सेना का नियंत्रण अंग्रेज अधिकारी के हाथ में था, जबकि इसका खर्चा राज्यों को वहन करना होता था। जिस राज्य में अंग्रेजी शासन रहेगी वो राज्य ही उस अंग्रेजी शासन का खर्चा उठाएगा। बिना कंपनी की अनुमति के किसी भी यूरोपीय को राज्य की सेना में नहीं रखा जा सकता था। देखो, राज्य की सेना में बिना यूरोपीय कंपनी की अनुमति के बिना किसी को भी नहीं रख सकते थे। इस तरह से राजाओं पर दबाव आ गया। एक अंग्रेज रेजिडेंस को संधि स्वीकार करने वाले राज्य में रहना होता था। कंपनी की अनुमति के बिना वह राज्य अपने विदेशी राज्य से संबंध नहीं रख सकता था। बदले में कंपनी राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती थी और उसके आंतरिक मामलों में दखल न करने का आश्वासन देती थी। भले ही वो आश्वासन देती थी कि आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेंगे, बस हम आपको सहायता देंगे, लेकिन फिर भी वो देती थी। प्रश्न संख्या 78 है पानीपत का तृतीय युद्ध पर एक लेख लिखिए। तो उत्तर है पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ। तो इस पर पहला है कि 14 जनवरी 1761 में पानीपत का और तृतीय युद्ध में आरंभिक सफलता के बाद मराठों को अंत में पराजय हुई। दूसरा है सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। पेशवा इस सदमे को अधिक समय तक सहन न कर सका और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध से उत्तरी भारत में मराठा शक्ति को गहरा आघात लगा। मुगल और कमज़ोर हो गए, ऐसे में पंजाब में सिख शक्ति का विकास हुआ। भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने का रास्ता निकल गया। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी को मुख्य प्रतिनिधित्व रह गए। तो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी है जो ही मुख्य प्रतिनिधि के रूप में रहे।
कि यहाँ के जो बाकी राजा थे वो तो शक्तिहीन होते जा रहे थे। यूरोपीय शक्तियों ने देशी राज्यों के पारस्परिक झगड़ों और उत्तराधिकारी के मामले में दखल देकर उन्हें सैनिक सहयोग देना आरंभ कर दिया। बदले में भारतीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली और धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति बन गए। प्रश्न संख्या 79 है, 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण बताइएगा। 1857 की क्रांति में सामाजिक कारण क्या थे? तो उत्तर है सामाजिक कारण अंग्रेजों का जाति भेद भावना से प्रेरित होने के कारण उनका भारतीयों के प्रति अति व्यवहार अपमानजनक और घृणा का था। देखो सामाजिक कारण तो ये था कि अंग्रेज जो है वो क्या करते थे, जाति भेद की भावना रखते थे। गोरे और जो काले हैं उनमें भेदभाव करते थे और जाति पाति का भेदभाव वो रखते थे, जिसके कारण है ना लोगों में घृणा विकसित हो गई और साथ में वो भारतीय लोगों का अपमान भी करते थे। भारतीय समाज में व्याप्त बुराई कुरीतियों जैसे सती प्रथा, कन्यावध आदि को बंद करने तथा विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने जैसे भारतीयों ने शंका की दृष्टि से देखा। देखो काम कुछ उन्होंने अच्छे भी किए। कुरीतियाँ थी भारत में, जैसे कि सती प्रथा होना, कन्या का वध कर देना, ठीक है, आदि को उन्होंने बंद करवाया। विधवा पुनर्विवाह जो कानून बनाया अंग्रेजों ने, जो कन्यावध को और सती प्रथा को बंद करवाया और विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया, जो उस समय अच्छे नहीं माने जाते थे, है ना, कि सती प्रथा अच्छी मानी जाती थी उस समय, कन्यावध को अच्छा माना जाता था और विधवा पुनर्विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन ये काम अंग्रेजों ने थोड़े अच्छे काम करवाए, लेकिन भारतीयों ने इस अच्छे काम को भी शंका की दृष्टि से देखा। रेल, डाक, तार आदि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के विकास में भारतीयों ने संस्कृति को विजित कर माना। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और हिंदू सामाजिक व्यवस्थाओं को दोषपूर्ण मानकर अंग्रेजी शिक्षा में बाइबल की महत्ता पर बल दिया, जिससे भारतीयों में असंतोष की भावना हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करने के क्या कारण थे? तो उत्तर है भारतीय सेना ने 1856 में नई एनफील्ड राइफल को पुरानी बंदूक के स्थान पर प्रयोग करने का निश्चय किया गया। नई राइफल के कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। तभी सेना में यह बात फैल गई थी कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर निषेध था। इस घटना से सैनिक भड़क उठे और अंग्रेजों के विरुद्ध है ना आक्रोश फैल गया। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या फैला? आक्रोश से फैला। उनकी यह धारणा बन गई कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को नष्ट करने पर तुले हुए है। अगला प्रश्न है 81, 1857 की क्रांति की असफलता के दो कारण बताइए। तो उत्तर है 1857 की क्रांति की असफलता के दो कारण निम्नलिखित है। पहला है कुशल व योग्य नेताओं का अभाव। तो कुशल और योग्य नेता है उनका अभाव था। बहादुर शाह वृद्ध व कमजोर शासक था। नाना साहब, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि अपने उद्देश्यों पर दृढ़ थे। इनमें आपसी तालमेल व नेतृत्व क्षमता का अभाव था। क्रांति का समय से पूर्व होना, तो क्रांति समय से पहले शुरू हो गई। पूर्व योजना अनुसार 31 मई 1857 की क्रांति एक साथ आरंभ होनी थी। उनकी शुरुआत कब होनी थी? 31 मई को होनी थी, लेकिन वो 10 मई को ही शुरू हो गई। तो कुछ योजनाओं में फेरबदल हो गया, ठीक है। लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को तय समय से पूर्व ही आरंभ हो गई। ऐसे में अलग अलग समय और स्थान पर हुई क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों को सफलता मिली। तो एक तो वो एक साथ होकर क्रांति करते और एक पर अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर हुई, तो उसको अंग्रेजों को भी समय मिल गया क्रांति को दबाने का। फिर है 1857 की क्रांति के दो महत्वपूर्ण परिणामों को बताइएगा। दो महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहे? तो उत्तर है सेना का पुनर्गठन। देखो 1857 की क्रांति के बाद में सेना का पुनर्गठन हुआ। सैनिकों में एकता को रोकने के लिए सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। तो देखो अब क्रांति हुई तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सैनिक इकट्ठे रहे, तो उन्होंने क्या किया? सेना को पुनर्गठित किया। यानी कि सेना की जो गुटबंदी थी, जो भारतीय सेना एक साथ जो एकजुट हुए, उनको उन्होंने अलग अलग करना शुरू किया। तो सैनिकों में एकता को रोकने के लिए सेना का पुनर्गठन आवश्यक था, क्योंकि क्रांति की शुरुआत सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी। अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ने से सेना के मुख्य पद केवल यूरोपियों के लिए ही सुरक्षित रह गए थे और एक समुदाय या क्षेत्र के भारतीय सैनिक साथ न रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि भारतीय सैनिक समुदाय में ना रहे, इसका ध्यान रखा गया ताकि वो इकट्ठे ना रहे। अगर इकट्ठे रहेंगे तो फिर वो क्रांति की योजना बनाएंगे। देसी रियासतों के प्रति नीति, देखो देसी रियासतों के प्रति भी कुछ नीति अपनाई, ठीक है। तो भारतीय शासकों के प्रति नीति में बदलाव के तहत स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान का विश्वास दिलाया गया। दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति के साथ क्षेत्रों की सीमा विस्तार की नीति खत्म कर दी गई। अगला प्रश्न है कलकत्ता की काल कोठरी घटना क्या थी? तो उत्तर है 20 जून 1756 का बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया।
कहा जाता है कि 20 जून की रात्रि को सिराजुद्दौला के आदेश से 146 अंग्रेज बंदियों को एक 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े छोटे कक्ष में बंद कर दिया गया है। तो एक क्या हुआ, एक 18 फुट लंबे और 14 फुट और 10 इंच चौड़े छोटे से कक्ष में उन्होंने बंद कर दिया किसको, 146 अंग्रेजों को, जिसमें 123 व्यक्ति दम घुटने से मारे गए। अब इतनी छोटी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को घुसा दिया गया, तो जो है 123 तो है दम घुटने से मर गए। इसे काल कोठरी की घटना कहते हैं। जो जेड हालवेल जो इस कथा का रचयिता माना गया है, क्योंकि वह भी जीवित बचने वालों में से एक था। तो जेड हालवेल ने ये जो कहानी बताई, ये जो ना घटना बताई काल कोठरी की, तो वो भी 146 में से एक अंग्रेज था, ठीक है, और उसने लिखा, लेकिन वो जीवित बच गया। काल कोठरी की घटना काल्पनिक प्रतीत होती है, क्योंकि इतने छोटे कक्ष में 146 व्यक्तियों को एक साथ बंद करना संभव नहीं था। तो ऐसा लगता है कि ये घटना क्या हो, काल्पनिक हो। फिर यह खिलाफत आंदोलन क्या था, तो उत्तर है खिलाफत आंदोलन क्या था कि उत्तर है, देखो खिलाफत आंदोलन को लेके यहाँ उत्तर लिखा गया है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य का विरोध करना एवं खलीफा के पद को बनाए रखना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन लॉयड ने भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि तुर्की की अखंडता को बनाए रखा जाएगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में विजय होने के साथ ही ब्रिटेन का तुर्की के प्रति व्यवहार बदलने लगा। तुर्की एक खलीफा के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में असंतोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका विरोध करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। इस प्रकार भारत में खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन खलीफा आंदोलन कहलाया। प्रश्न संख्या 85 पर अलीगढ़ आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। तो उत्तर है अलीगढ़ आंदोलन जो है 19वीं सदी में मुस्लिम समाज व धर्म सुधार के लिए सर सैयद अहमद के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया जो अलीगढ़ आंदोलन कहलाता है। सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा अपनाने पर बल दिया। प्रारंभ में सर सैयद अहमद खान राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, परंतु कालांतर में अंग्रेजों के प्रभाव में आकर वे सांप्रदायिक प्रवृत्ति के हो गए। उन्होंने मुस्लिम समाज में फैली रूढ़िवादिताओं का विरोध किया तथा वैज्ञानिक चिंतन का समर्थन किया। प्रश्न संख्या 86 से रोलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। 1919 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए एक भारी नियम पेश किया गया। इस कानून द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेश मात्र पर ही किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजा जा सकता था। देखो 1919 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में है ना क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए एक भारी नियम लेके आए गए। वो नियम क्या था, अगर कोई भी व्यक्ति राजद्रोह करता है या संदेह भी होता है कि उस पर शक हो रहा है कि राजद्रोह कर रहा है, तो बिना किसी मुकदमे चलाए ही उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। प्रतिबंधित पुस्तकों या दस्तावेज रखने मात्र आधार पर ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। संपूर्ण भारत में इसका विरोध किया गया तथा इसे बिना अपील व बिना दलील का कानून कहा गया। बिना अपील, कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, बस सीधा इसको जेल में डाला सिर्फ शक के बिहाफ पर। इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। तो इस कानून के विरुद्ध पूरे देश में हड़ताल का निश्चय किया गया। अगला है बेंगू किसान आंदोलन पर 5 पंक्तियां लिखिए कि बेंगू किसान आंदोलन क्या है। तो उत्तर है बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन का प्रभाव पड़ोसी जागीर बेंगू में भी था। तो देखो बिजोलिया किसान आंदोलन तो हुआ, उसका प्रभाव जो उसके पड़ोसी जागीर था बेंगू, उसमें भी पड़ा। बेंगू किसानों की समस्या भी बिजोलिया के किसानों से मिलती जुलती थी। यहाँ के किसानों से बिजोलिया के किसानों की भांति कई लाख बाग ली जाती थी। लाख बाग यानी कई तरह के लगान लिए जाते थे। उनके शासकों द्वारा लगान भी ऊंची दरों पर लिया जाता था। अतः बेंगू के किसान 1921 ईस्वी में मैनार के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे लोग बागे बेगार तथा ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा जाएगा। बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी ने किया। तो बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया, उन्होंने राम नारायण चौधरी ने किया। बेंगू ठिकाने के किसानों ने भी चौधरी के नेतृत्व में बिना बंदोबस्त कराए लगान देने से इनकार कर दिया। लगातार 2 वर्ष के संघर्ष के बाद जून 1922 को बेंगू के ठाकुर रावत अनूप सिंह ने किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए समझौता कर लिया। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत करने का ग्रंथ मेवाड़ के बिजोलिया क्षेत्र को ही जाता है। बिजोलिया मेवाड़ राज्य के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का ठिकाना था।
इस ठिकाने का संस्थापक राव अशोक परमार था। राव किशन सिंह के समय में किसानों से 84 लागतें ली गई जाती थी तथा अपनी उपज का आधा भाग किसानों को लगान के रूप में ठिकानों को देना पड़ता था। बिजोले की जनता से बेट बगार भी ली जाती थी। अतः 1895 के बाद किसानों ने जागीरदार द्वारा लगाई गई अतिरिक्त लगान का विरोध करने का निश्चय किया। तो इस तरह से उन्होंने निश्चय किया था। पर्सन संख्या 89 ने भील आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। तो उत्तर है भील आंदोलन जो है भील राजस्थान के आदिवासियों के प्रमुख माने जाते हैं। तो भील जो है राजस्थान के आदिवासियों में प्रमुख माने जाते हैं। मेवाड़ की सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही कारण था कि मेवाड़ के राज्य चिन्ह में राजपूत के साथ एक धनुर्धारी भील का चित्र भी अंकित किया गया था। राजस्थान में लड़ाकू जातियों में भीलों की गणना होती है। भील जाति का सर्वप्रथम उल्लेख गुणाढ्य कृत कथा सरित सागर में उपलब्ध होता है। भील ब्रिटिश संरक्षण के विरोधी थे तथा वे तो भील भी है वो ब्रिटिश शासन के अंग्रेजों के विरोध में थे और उन्होंने मेवाड़ में महाराणा प्रताप का बहुत सहयोग किया तथा वे 1818 की संधि पर राणा के हस्ताक्षर को नहीं चाहते थे। 1833 में सभ्य सभा की स्थापना की गई। राजस्थान में सभ्य का अर्थ प्रेम से होता है। 1903 में गुजरात मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। भीलों के दूसरे उल्लेखनीय नेता श्री मोतीलाल तेजावत है। 1921 में जाडोल कोटड़ा मालवी के भीलों को जागीरदार द्वारा ली जाने वाली लगान न देने को प्रेरित किया गया। शनै यह आंदोलन सिरोही, पालपुर, ढाना, इडर, विजयनगर आदि स्थानों में फैल गया। अतः मेवाड़ व पड़ोस की अन्य रियासतों में फौजें भीलों के दमन के लिए निमड़ा पहुंच गई और सम्मेलन में आए लोगों पर गोलियों की बौछार कर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्र संग्राम में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के योगदान का वर्णन किया। आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उसकी 1857 की क्रांति में उनका क्या क्या योगदान रहा उसके बारे में बताना है। तो उत्तर है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का योगदान। पहला, 21 अगस्त को एरनपुर स्थित जोधपुर सेनाओं ने विद्रोह कर दिया। आहुआ के ठाकुर, जिसको 8वां का यही आहुआ है, ठीक है, आहुआ, ठीक है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह की सेनाओं ने जोधपुर के महाराजा द्वारा भेजी गई सेनाओं को बिथोड़ा के युद्ध में परास्त कर दिया। जोधपुर किले का किलेदार अनार सिंह और अनेक सैनिक मारे गए। 18 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह की सेनाओं ने एजीजी लॉरेंस की सेनाओं को परास्त कर दिया। युद्ध में जोधपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ओक मेसन मारा गया। तो इस तरह से ये हुई थी, ठीक है। इस तरह से आहुआ के जो ठाकुर है उन्होंने योगदान दिया था। अगला प्रश्न है चतुर्थ बोध संगति पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन नामक विहार में चतुर्थ बोध संगति का आयोजन किया गया। अब देखो पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न भी इनमें बनता है कि चतुर्थ बोध संगति कहाँ पर आयोजित की गई। तो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर। और किसके द्वारा आयोजित करवाई गई चतुर्थ बोध संगति, तो वो है कनिष्क के द्वारा। लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने इसमें भाग लिया। वसुमित्र इसके अध्यक्ष तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यह सभा 6 महीने तक चली। इस सम्मेलन में त्रिपिटकों पर टीका लिखकर एक ग्रंथ में संकलित कर लिया गया, जिसका नाम महाविभाय रखा गया। इस सभा के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला है हीनयान तथा महायान। कनिष्क ने महायान शाखा को राजधर्म के रूप में मान्यता दी। अगला है सिक्के के क्षेत्र में यूनानी सिक्कों की विशेषताएं बताइए कि सिक्के जो छापे गए सिक्के जो बने उसमें यूनानी सिक्कों की क्या विशेषता थी। तो उत्तर है सिक्कों की विशेषताएं। यूनानी प्रभाव से पहले भारतीय चांदी के चिन्हित सिक्के तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ थे। देखो यूनानी सिक्का जब भारत में आया तो उससे पहले जो यहाँ पर चांदी के जो चिन्हित सिक्के थे उनकी तकनीकी रूप से वो जो है कम श्रेष्ठ थे यूनानी सिक्के। इन सिक्कों पर किसी का नाम या तिथि क्रम नहीं लिखी जाती थी। निर्माण काल की श्रेष्ठता के कारण वे सिक्के श्रेष्ठ होते थे, क्योंकि यूनानी ग्रहणशील होते थे। इसलिए वे कभी कभी भारतीय मौद्रिक तकनीकी को अपनाने का भी प्रयोग करते थे। भारतीय यूनानी पहले शासक थे जिन्होंने सोने के ऐसे सिक्कों की ढलाई की जिन पर राजा का नाम, उपाधि और तिथि अंकित होती थी। तो भारतीय यूनानी जो है शासक है वो पहले से शासक थे जिन्होंने ऐसे सिक्कों की ढलाई की जिस पर जो है राजा है, नाम है, उपाधि है, वो अंकित होता था। अगला प्रश्न है 93। कुषाण शासक कनिष्क किन विद्वानों, साहित्यकारों व दार्शनिकों का आश्रयदाता था। उत्तर है कनिष्क एक उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्वानों, साहित्यकारों
एवं दार्शनिकों का आश्रयदाता था। कनिष्क की राज्यसभा में अनेक उच्च कोटि के विद्वान, साहित्यकार और दार्शनिक रहते थे। कनिष्क के दरबार का सबसे महान विद्वान प्रसिद्ध कवि अश्वघोष था। उसने बुद्ध चरित्र से सौंदरानंद, सूत्रालंकार तथा पाटलिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों की रचना की। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना की। चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। वसुमित्र ने महाविभास शाखा की रचना की। पार्श्व व संरक्षक भी कनिष्क के समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो इस तरह से ये अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।